न्यूज मैं हूं आंचल गुलाटी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। जनसभा भी करेंगे संबोधित। जीएसटी काउंसिल के मंत्री समूह ने 5% और 18% के 2 स्लैब टैक्स के प्रस्ताव किए मंजूर। अंतिम निर्णय के लिए अगले महीने होगी परिषद की बैठक। बिहार एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई से पहले चुनाव आयोग ने दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। कहा, ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर रहने वाले 65 लाख लोगों की सूची हुई सार्वजनिक। आधार कार्ड को भी दी गई मान्यता। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्ते शेल्टर होम में रहेंगे या सड़कों पर। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच सुनाएगी आज फैसला। और खेल की खबरों में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों का जबरदस्त प्रदर्शन। एयर राइफल मेंस इवेंट में भारत ने चीन को पछाड़कर गोल्ड पर साधा निशाना। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से, जहां कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र के आवास पर ईडी ने छापा मारा है। बड़ी खबर आपके ट्रैक करते हुए कि केसी वीरेंद्र और उनके भाइयों के 4 जो निवास हैं, उनके स्थान हैं, वहां पर ईडी के अधिकारियों ने छापेमारी की। और केसी वीरेंद्र चित्रदुर्ग कांग्रेस विधायक, आय से अधिक का ये बड़ा मामला है। यानी कि जो तमाम वित्तीय अनियमितताएं हैं, वित्तीय गड़बड़ियां हैं, उसके आरोप के चलते चलकेरे में स्थित आवासों पर सुबह से ही ईडी अधिकारियों ने छापा मारा है। बड़ी खबर, जो चलकेरे में स्थित आवास है, वहां पर ईडी की दबिश चल रही है, जहां केसी वीरेंद्र में आय से अधिक जो मामला है और जो तमाम वित्तीय अनियमितताएं हैं, उसे लेकर गड़बड़ी का आरोप है, जिसकी वजह से ईडी का शिकंजा केसी वीरेंद्र पर कसता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस विधायक हैं केसी वीरेंद्र, जहां पर ईडी का छापा है। और अब मनी ट्रेल को किस तरह से एस्टैब्लिश और समझा पाएगी ईडी, ये बड़ी खबर कर्नाटक से, जहां वित्तीय अनियमितताएं जो हुई, जो आय से ज्यादा संपत्ति का मामला है, उसको लेकर कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र के घर ईडी ने छापा मारा है और दबिश लगातार जारी है। हालांकि 4 आवास यानी कि उनके परिवार से जुड़े जो लोग हैं, उन पर भी ईडी की दबिश देखी जा रही है। तो मनी ट्रेल को कहीं ना कहीं स्थापित करते हुए कैसे ये आय से अधिक संपत्ति का जो मामला है, जो वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, चलकेरे में स्थित आवासों पर दबिश जारी है। तो आय से अधिक मामला है, वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। केसी वीरेंद्र, उनके भाइयों के जो 4 निवास हैं, वहां पर लगातार ईडी जो है वो छापेमारी कर रही है। और इसी के मुतालिक कांग्रेस के विधायक हैं केसी वीरेंद्र, राजनीति में अच्छा खासा नाम है, लेकिन वित्तीय अनियमितताओं के चलते केसी वीरेंद्र पर अब ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। और ज्योति इस वक्त जुड़ गई है हमारे साथ। ज्योति, मामला बड़ा होता हुआ कहीं ना कहीं अगर देखें तो केसी वीरेंद्र के लिए मुश्किलें थमती हुई नजर नहीं आ रही हैं। चित्रदुर्ग की 2 कांग्रेस विधायक है केसी वीरेंद्र और उनके भाइयों के घर पे ईडी ऑफिशियल से सुबह आकर ही छापेमारी किए हैं। उनके भाइयों के 4 निवास पर, चल्लेकेरे है चित्रदुर्ग की जो वहां पे आसपास में आता है चल्लेकेरे, वहां पे उनके 4 निवासों पर आज सुबह 5 बजे ईडी ऑफिशियल्स आए थे। एक प्राइवेट व्हीकल्स में आए थे। उन्होंने अभी भी वहां पे जांच कर रहे हैं। केसी वीरेंद्र और उनके जो भी बिलोंगिंग्स है, वहां पे जो डिजिटल एविडेंस है, उसको भी ईडी ऑफिशियल्स कलेक्ट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स है, उसको भी कलेक्ट कर रहे हैं। ये किस रिलेटेड ये ईडी ऑफिशियल छापामारी की है, क्योंकि एक डिस्प्रोपोर्शनेट असेट और टैक्स इवेजन, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, यहाँ पे केसी वीरेंद्र जो कांग्रेस के शासक है, उन्होंने टैक्स इवेजन किया है और फिनेंशियल ट्रांजैक्शन भी ठीक तरह से नहीं हुआ है।
तो इन सब मामलों को लेकर ईडी ऑफिशियल से आज सुबह सुबह ही आकर उनके और उनके भाइयों के घर में छापामारी किए हैं। अभी भी मोर डिटेल्स आर अवेटेड, क्या हो रहा है वहाँ पे और क्या क्या सीज करे। अभी तक हमें जो इंफॉर्मेशन आ रहा है वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल एविडेंस को अभी तक ईडी ऑफिशियल्स ने सीज किया है। ज्योति, साफ तौर पर अगर हम आय से ज्यादा संपत्ति की बात करें या फिर जिस मनी ट्रेल की बात ईडी कर रहा है, तो किस तरह से उनके बैंक अकाउंट खंगाले जाएंगे ताकि वो स्थापित कर पाए कि जो वित्तीय अनियमितताएं हैं वो हुई हैं? यस, ऑब्वियसली अभी सुबह ही आए थे वो ईडी ऑफिसर्स वहां पे। जो कुछ भी हो रहा है वहां पे डिस्प्रोपोर्शनेट असेट के बारे में या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वहां पे कुछ अदला बदली हुआ है, ट्रांजैक्शन ठीक तरह से नहीं हुआ है, टैक्स इवैल्यूएशन भी किए हैं केसी वीरेंद्र और उनके भाइयों ने। तो इसके मुताबिक उनका बैंक ट्रांजैक्शन का भी उनका भी ईडी ऑफिशियल्स वहां पे चेक कर रहे हैं। अभी तक क्या क्या मिला है, डिजिटल एविडेंस सीज किए हैं, अभी तक क्या क्या मिला है उसकी अभी भी जानकारी हमें मिलना चाहिए। वी आर अवेटिंग मोर डिटेल्स। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं। इसमें औटा सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन शामिल है। ये पुल मोकामा और बेगूसराय को जोड़ेगा, जिससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन आसान होगा। देखिए रिपोर्ट। कनेक्टिविटी में सुधार की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर 8.15 किलोमीटर लंबी मोकामा के औटा से सिमरिया बेगूसराय पुल परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जिसमें गंगा नदी पर 1870 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 1.86 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल भी शामिल है। ये पटना के मोकामा और बेगूसराय के बीच सीधा संपर्क प्रदान करेगा। ये पुल केवल देखने में जापान जैसा नहीं लगता है, बल्कि मेरी जानकारी में देश में गंगा पर पहला 6 लेन पुल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2017-18 में इसका शिलान्यास किया और अभी इसका उद्घाटन हो रहा है। ये पूरे नॉर्थ ईस्ट को और पूरे इधर उत्तर प्रदेश कहें या दिल्ली सबको जोड़ने वाला ये पुल है। ये पुल पुराने 2 लेन वाले जर्जर रेल सह सड़क पुल राजेंद्र सेतु के समानांतर बनाया गया है, जिसकी हालत खराब होने के कारण भारी वाहनों को अपना रास्ता बदलना पड़ता है। ये नया पुल उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के क्षेत्रों के बीच आवागमन करने वाले भारी वाहनों के लिए 100 किलोमीटर से अधिक की अतिरिक्त दूरी की यात्रा को कम करेगा। इससे क्षेत्र के अन्य हिस्सों में वाहनों को रास्ता बदलने के कारण लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या को भी कम करने में मदद मिलेगी। बहुत फायदा है। पहले तो उस पर से जाते थे पुराना वाला ब्रिज से, तो जाम बहुत ज्यादा लगता था। अब तो हम लोग को अच्छा, इसमें अच्छा दिख रहा है सब कुछ। अब ही फायदा है कि अब सुविधा है कि आने जाने में सही है। काफी अच्छा लग रहा है और हम कहते हैं कि मोदी जी इसी तरह से हमारे बेगूसराय को कुछ देते जाएं। काफी अच्छा चीज दिए हैं बेगूसराय के लिए, भारी लाभ पहुंचाया है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पुल के निर्माण से आसपास के क्षेत्रों विशेषकर उत्तर बिहार में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, जो आवश्यक कच्चे माल की प्राप्ति के लिए दक्षिण बिहार और झारखंड पर निर्भर हैं। इससे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सिमरिया धाम तक बेहतर संपर्क सुविधा भी उपलब्ध होगी, जो प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर की जन्म स्थली भी है। निश्चित तौर पर संत का जहाँ सुहागमन होता है, तो ये केवल प्रधानमंत्री ही नहीं, विशुद्ध संत भी, तो सर्वांगीण विकास यहाँ होना ही है। प्रधानमंत्री लगभग 1900 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के बख्तियारपुर से मोकामा तक 4 लेन वाले खंड का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे भीड़ भाड़ कम होगी, यात्रा में समय कम लगेगा और यात्रियों के आवागमन और माल ढुलाई में आसानी होगी। गंगा पर बने इस 6 लेन ब्रिज ने कहीं न कहीं बिहार की तरक्की की इबारत लिखनी शुरू कर दी है, क्योंकि न सिर्फ यह ब्रिज उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ेगा, बल्कि पूर्वोत्तर के राज्यों तक इस ब्रिज की पहुंच होगी, जिससे उद्योग, व्यापार, धंधे जहां सर चढ़कर बोलेंगे, वहीं नेपाल तक की यात्रा भी सुगम हो जाएगी। कैमरामैन राधे कृष्ण और अपने सहयोगी निश्चल के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, सिमरिया, बेगूसराय। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के गयाजी में भी हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करने वाले हैं।
इनमें बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शहरी विकास और जल आपूर्ति से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के गयाजी पहुंचेंगे 13,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं के उपहार के साथ। राज्य में बिजली क्षेत्र से जुड़े इंफ्रा को मजबूत करते हुए पीएम बक्सर थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इससे बिजली उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे बिजली की बढ़ती मांग के अनुसार आपूर्ति में मदद मिलेगी। बिहार की ऊर्जा आत्मनिर्भरता में बक्सर थर्मल पावर प्लांट को अहम माना जा रहा है। इससे राज्य को बड़े पैमाने पर लाभ होगा। 1320 मेगावाट की टोटल कैपेसिटी है और 660 के 2 यूनिट्स हैं। इसकी जो लागत है अप्रॉक्सीमेटली 14,000 करोड़ के आसपास है और इससे जो बिजली पैदा होगी अराउंड 9850 मिलियन यूनिट्स रहेगी, जिसकी 85% जो पावर है वो बिहार सरकार को जाएगी। पीएम नई रेल सेवाओं का उपहार भी देने जा रहे हैं। पीएम 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें गया और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस सेवा और वैशाली और कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन सेवा शामिल है। बौद्ध सर्किट ट्रेन सेवा से प्रमुख बौद्ध स्थलों में पर्यटन और धार्मिक यात्रा को बढ़ावा मिलेगा। पीएम कय्यन ने विकास परियोजनाओं की शुरुआत के साथ साथ एक विशाल जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी का आगमन मगध की धरती गयाजी पर होने जा रहा है। यहाँ 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विद्युत, सड़क, रेलवे, आवास, ग्रामीण एवं शहरी अवसंरचना, कैंसर केयर और एकीकृत नदी संरक्षण परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन, फ्लैग ऑफ एवं गृह प्रवेश किया जाएगा। कैमरामैन विनोद के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, गयाजी। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे पर एलजेपी नेता और केंद्र में मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि बिहार से प्रधानमंत्री का खासा लगाव है। पासवान ने यह भी कहा कि विकसित बिहार प्रधानमंत्री का सपना है। बिहार प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकताओं में है और बिहार में बार बार उनका आना, ये मुझे लगता है शायद 9वीं बार पिछले 1 साल में, जब से केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है, 9वीं बार उनका बिहार आना अपने में दर्शाता है कि एक विकसित बिहार का संकल्प प्रधानमंत्री जी के लिए कितनी बड़ी प्राथमिकता है। और वहीं सिर्फ बिहार ही नहीं, आज पश्चिम बंगाल के लिए भी बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के बाद कोलकाता में होंगे, जहां वो 5,200 करोड़ रुपए से अधिक के जो तमाम डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उनकी शुरुआत करने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और विकसित शहरी संपर्क के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कोलकाता में मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान 13.61 किलोमीटर लंबे नवनिर्मित मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन किया जाएगा और इन मार्गों पर मेट्रो सेवाओं का शुभारंभ किया जाएगा। पीएम मोदी जेसोर रोड मेट्रो स्टेशन जाएंगे, जहां वो जेसोर रोड से नुआपाड़ा जय हिंद विमान बंदर मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो सियालदा एस्प्लेनेड मेट्रो सेवा और बेलेघाटा हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। वेस्ट बंगाल का अर्बन से जो लोग आते हैं दे आर वेरी हेल्पफुल। हम लोग तो ठीक है, चलिए पर्सनल कन्वीनियंस ऑटो वगैरह में निकल जाते हैं, लेकिन वो लोग जो आते हैं उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट टाइम भी ये लोग पहुंच जाएगा इधर से उधर। इधर से तो बस में जाना बहुत टाइम लगता है, अभी तो टाइम भी कम लगेगा। ये हम लोगों के लिए बहुत दिनों का सपना है और जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और भी होगा सामने, इसलिए हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जनाता है। ये तो हम लोग का खूब शुभकामना है। मोदी जी आ रहे हैं, मेरा प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो हम लोग को लिए खूब सुख बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5200 करोड़ की सौगातें देने आ रहे हैं, जिसमें रोड कनेक्टिविटी से लेकर मेट्रो परियोजना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा सिटी ऑफ जॉय को और भी आनंदमय बनाने वाला है। क्षेत्र में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 7.2 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले एलिवेटेड कोना एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। ये हावड़ा, आसपास के ग्रामीण इलाकों और कोलकाता के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। तापस भट्टाचार्य और निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज।
सब आ गए? हाँ दादाजी। सब आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। While progressive India is witnessing faster and wider national highways, encroachments are hampering movement at some places. The Rajmarg Yatra app empowers you to register a complaint, geotag a photo, track the status of the complaint, and get a solution in just one tap. With Rajmarg Yatra app, recharge FASTag and activate annual pass. Besides, get information about the nearest hospital, petrol pump and restaurant. Stay safe with over-speeding alerts. Report highway encroachment on Rajmarg Yatra app and contribute to nation building. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए, पर अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दें। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ब्रेक के बाद स्वागत। और अब बात करते हैं यूट्यूबर एल्विश यादव की, जिसके घर हुई फायरिंग के मामले में हरियाणा पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। आरोपी हमलावर और पुलिस के बीच मुठभेड़ के दौरान आरोपी ईशांत उर्फ ईशु गांधी के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच इस मामले को देख रही है। पैर में गोली लगने के बाद आरोपी को अस्पताल ले जाया गया। आरोपी के ईशांत ने 17 अगस्त को गुरुग्राम में एल्विश यादव के आवास के बाहर फायरिंग की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में कहा था कि दिवाली में देशवासियों को एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है, जिसके बाद जीएसटी को तर्कसंगत बनाने पर सरकार का फोकस है। इसी मसले पर कल हुई राज्यों के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में टैक्स स्लैब की संख्या को घटाने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई वाली जीओएम के सामने ये प्रस्ताव पेश किया गया। इसका उद्देश्य जीएसटी में मौजूदा टैक्स स्लैब को घटाकर 5 और 18% करना है। नए जीएसटी स्ट्रक्चर में 2 दरें मेरिट और स्टैंडर्ड की होंगी। मेरिट में शामिल वस्तुओं और सेवाओं पर 5% का टैक्स लगेगा, वहीं स्टैंडर्ड में शामिल वस्तुओं और सेवाओं पर 18% का टैक्स। इसके अलावा सिन गुड्स पर 40% टैक्स का भी प्रावधान है। इसमें तंबाकू, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड और अन्य प्रकार के टैक्स भी शामिल किए गए हैं। सिफारिशों पर अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा सितंबर में होने वाली अपनी अगली बैठक में लिया जाएगा। बिहार में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई है। इससे पहले पिछले हफ्ते लगातार 3 दिन सुनवाई के बाद अदालत ने एक अंतरिम आदेश दिया था, जिसमें कहा गया कि निर्वाचन आयोग उन 65 लाख लोगों की लिस्ट जारी करे जिन्हें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जगह नहीं दी गई। साथ ही ये भी कहा कि वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए आधार कार्ड को भी मान्य किया जाए। चुनाव आयोग को ये काम 19 अगस्त शाम 5 बजे तक पूरा करने के लिए कहा गया। इसके बाद आयोग ने अदालत के आदेश का पालन करते हुए दोनों बिंदुओं पर काम शुरू किया और समय से पहले ही 65 लाख लोगों की सूची सार्वजनिक कर दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच में ये मामला फिलहाल चल रहा है। बिहार में हुई मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण मामले पर आज की सुनवाई से पहले निर्वाचन आयोग ने कल सुप्रीम कोर्ट में एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें कहा गया कि आयोग ने अदालत के सभी निर्देशों का पालन कर दिया। आयोग ने जानकारी दी कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए 65 लाख वोटरों की बूथवार लिस्ट वेबसाइट पर डाली गई। सभी 38 जिला निर्वाचन अधिकारी जो हैं वो वेबसाइट पर ये लिस्ट डाली गई है और सभी अधिकारियों से इस बारे में रिपोर्ट भी मिली है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए लोगों की लिस्ट पंचायत भवन और बीडीओ के दफ्तर के डिस्प्ले बोर्ड पर चस्पा दी गई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए भी ये जानकारी साझा की गई है। वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए आधार कार्ड मान्य है और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर किए गए
65 लाख लोगों के नाम इस वक्त वेबसाइट पर दिए गए हैं और सभी 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी वेबसाइट पर इस सूची की मौजूदगी उपलब्ध करवाई गई है। और इसमें यह भी उल्लेख किया गया कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है उसकी क्या कारक है, जैसे कि वोटर की मौत होने या डुप्लीकेट एंट्री की वजह से या फिर आवास बदलने का कारण हो। वहीं साथ ही आयोग की ओर से सूचना का प्रचार प्रसार भी किया गया कि ऐसी लिस्ट पब्लिश की जा रही है इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया अखबारों के माध्यम से। पब्लिक नोटिस में भी इस बात की जानकारी को जगह दी गई और लिस्ट में छूट गए लोगों को आधार कार्ड के साथ अपना दावा वो पेश कर सकते हैं, ऐसा भी उसमें लिखा गया है। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को हटाया जाए या नहीं, ये मुद्दा आजकल चर्चा का विषय है और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण भी है क्योंकि इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट आज कोई बड़ा फैसला सुना सकता है। इससे पहले कोर्ट ने पिछले हफ्ते दिए एक आदेश में कहा कि सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्तों के लिए अलग से शेल्टर होम बनाया जाए, लेकिन कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल की गईं और मांग की गई कि कोर्ट अपने इस फैसले को वापस ले। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि 2024 में लगभग 37 लाख डॉग बाइट्स के मामले दर्ज हुए, यानी हर दिन करीब 10,000। कोर्ट में लोगों की बढ़ती याचिकाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 3 जजों की एक नई बेंच का गठन किया। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में डॉग बाइट और रेबीज से बढ़ती हुई घटनाओं पर भी चिंता को जताया था। चीन के राजदूत शू फेईहोंग ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस महीने के अंत में तियानजिन में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन का दौरा न केवल एससीओ बल्कि भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। पत्रकारों से बातचीत में चीनी राजदूत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा हमारे दोनों देशों के संबंधों में सुधार और विकास को नई गति देगी। भारत और चीन की ओर से एक कार्यदल इस यात्रा को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। हम इस दौरे को अत्यंत महत्व देते हैं और विश्वास है कि ये बेहद सफल होगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा की पुनर्बहाली का उल्लेख करते हुए राजदूत ने कहा कि चीन भारत के साथ सभी क्षेत्रों में मित्रतापूर्ण आदान प्रदान जारी रखना चाहता है ताकि दोनों देशों के लोग एक दूसरे के यहाँ अपने परिजनों की तरह आ जा सकें। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के साथ युद्ध खत्म करने के लिए सीज फायर वार्ता शुरू करने का ऐलान किया। साथ ही गाजा में सभी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए भी घोषणा की, लेकिन नेतन्याहू ने संकेत दिया कि संघर्ष विराम केवल उन्हीं शर्तों पर होगा जो इजराइल के लिए स्वीकार्य होंगे। ये नेतन्याहू के मिस्र और कतर द्वारा प्रस्तावित अस्थायी संघर्ष विराम पर पहली प्रतिक्रिया है जिसे हमास ने स्वीकार कर लिया था। इजराइल जल्द ही वार्ता के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजेगा और गाजा डिवीजन में सैनिकों को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने बताया कि उन्हें गाजा सिटी पर कब्जा करने और हमास को पराजित करने के लिए सैन्य योजना को मंजूरी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि गाजा सिटी पर नियंत्रण स्थापित करना, हमास को पूरी तरह परास्त करना इजरायली सेना का प्रमुख लक्ष्य है। आईआईटी कानपुर साइबर ड्रोन और एआई पर लगातार काम कर रहा है। स्टार्टअप इंक्यूबेशन के माध्यम से इन सेक्टर्स में लगातार स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। इस बारे में आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर और सीआईआई हब के चेयरमैन प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल से डीडी न्यूज संवाददाता अजीत द्विवेदी ने खास बात की है। आइए आपको सुनवाते हैं। देश की आईआईटी लगातार टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, लगातार जो है वो डिफेंस सेक्टर में खासतौर पर स्टार्टअप पे काम कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल जी हैं। इस तरीके से आईआईटी जो है इस समय काम कर रही है, खासतौर पर स्टार्टअप को लेकर क्या इनिशिएटिव है, क्या नया इस समय चल रहा है? स्टार्टअप के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर है जिसमें विशेष रूप से डीप टेक में जो स्टार्टअप्स हैं उनको हम प्रोत्साहित करते हैं, फंडिंग भी देते हैं। इसी कड़ी में साइबर सिक्योरिटी के कई स्टार्टअप जो हमारे यहाँ इंक्यूबेटेड हैं उनको हम शोकेस कर रहे हैं। उनके द्वारा प्रोडक्ट जो बनाए गए हैं वो दिखाए जा रहे हैं। अगर बात करें तो हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि किस तरीके से जो है अब साइबर वॉरफेयर या हम कहें कि टेक्निकल वॉरफेयर का समय आ गया है और इसी पे पूरा फोकस जो है वो रहा। तो इसमें हमारे देश की जो आईआईटीज़ हैं वो डीआरडीओ अपना काम कर रहा है, इसरो अपना काम कर रहा है, लेकिन आईआईटीज़ किस लेवल पे काम कर रही हैं? क्या कुछ स्पेशल चीज़ों पे फोकस है? सर एक आईआईटी के अपने अपने एक्सपर्टीज़ हैं तो उनमें वो फोकस कर रहे हैं। आईआईटी कानपुर का जहाँ तक सवाल है,
हमारा फोकस साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, मेडटेक और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज, एप्लीकेशंस ऑफ एआई टेक्नोलॉजी, 3 डोमेन्स में अधिक है। आप जो आज प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उनकी क्या खासियत है और किस तरीके से ये जो है ये सोसाइटी को या डिफेंस सेक्टर में ये काम आएंगे? ये साइबर सिक्योरिटी के प्रोडक्ट हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है इनके बारे में कि इंडिजिनस हैं। साइबर सिक्योरिटी के अधिकतर जो प्रोडक्ट्स हैं आज के समय में वो इम्पोर्टेड होते हैं, जिनकी अपनी अलग समस्याएं हैं, महंगे भी बहुत मिलते हैं। तो हमारी स्टार्टअप सब स्वयं बना के प्रोडक्ट लेके आई हैं यहाँ पे, जिसको हम आत्मनिर्भरता का आजकल सब जगह प्रचलन है, तो उसमें उसी कड़ी में इसको आगे बढ़ाते हुए ये है। और हमारा उद्देश्य है कि इसी प्रकार से स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करके हम धीरे धीरे जो साइबर सिक्योरिटी के अधिकतर मुख्य प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे भारत में ही बने। तो बिल्कुल जो आईटीज हैं वो बिल्कुल उसमें तमाम तरह के लेवल पे शोध हो रहे हैं, उसमें रिसर्च हो रही है। खासतौर पे डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात की जाए, एआई की बात की जाए तो उस पर काफ़ी फोकस है और कोशिश यही है कि डिफेंस सेक्टर में साइंस और टेक्नोलॉजी में जो है आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके। कैमरामैन आशीष के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। और खेल मंत्रालय ने किसी भी खेल में भारत बनाम पाकिस्तान मैचों पर अपना रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि किसी भी द्विपक्षीय सीरीज में पाकिस्तान के साथ भारत नहीं खेलेगा, लेकिन मल्टीलैटरल और अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में पाकिस्तान के साथ खेलने से टीम इंडिया को नहीं रोका जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्टिंग इवेंट को लेकर जारी अपने निर्देशों में युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने कहा कि जहां तक एक दूसरे के देश में द्विपक्षीय सीरीज की बात है तो भारत पाकिस्तान में किसी भी सीरीज में हिस्सा नहीं लेगा, न ही पाकिस्तान को भारत में द्विपक्षीय सीरीज खेलने की अनुमति देगा। एशिया कप में 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान की दुबई में भिड़ंत होनी है। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।